हेलो एवरीवन। सो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज का दिन मार्च 23 को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, यानी कि मौसम विज्ञान दिवस के रूप में। और ये डे जो सेलिब्रेट किया जाता है, ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो कि 1950 में बना था, उस डे को याद करने के लिए मनाया जाता है। और अगर इस साल की थीम की बात करें तो द फ्यूचर ऑफ वेदर, क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशन। तो आप यहाँ पे देखिए, बात कही गई है जनरेशंस की। कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे पिछले 2-3 साल से हमारी हर एक थीम में या हमारी हर एक बात और हर एक पहल में बात आती है सस्टेनेबिलिटी की। ये थी मार्च 23 की बात। अगर मार्च 22 जो कि बीत गया कल दिन, उसको हम देखें तो वो हमने सेलिब्रेट किया वर्ल्ड वाटर डे के रूप में, विश्व जल दिवस। और अगर इसकी भी थीम की हम बात करें तो एक्सेलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस। सो अगेन कहीं ना कहीं हमें पता है कि क्राइसिस है, क्राइसिस बढ़ेगा। सो अगेन सस्टेनेबिलिटी की बात को इसमें फोकस किया गया। इसके बाद अगर हम बात करें मार्च 21 की, मार्च 21 को हमने सेलिब्रेट किया एज अ वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे। और इस बार की जो थीम थी वो थी फॉरेस्ट्स एंड हेल्थ। ओके, सो ये पिछले 3 दिन में, या फिर हम कह सकते हैं आज को मिला के जो पिछले 2 दिन है, उन तीनों ही दिन में काफी इंपॉर्टेंट डे जो कि वर्ल्ड लेवल पे सेलिब्रेट किए जाते हैं वो मनाए गए। अब हम आते हैं अपनी बात पे, क्योंकि ये एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। एग्जामिनेशन से कैसे रिलेटेड है, हम उन एग्जामिनेशंस को कवर करते हैं जहां पे एग्रीकल्चर या उससे रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं। तो ये सारी ही ऐसी चीजें हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेज से एक तो डायरेक्टली लिंक्ड है और उसके साथ साथ एग्रीकल्चर से लिंक है, और ये आपको पता होना जरूर चाहिए। जैसे कि वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, और खासकर अगर अगले 2 या 3 महीने में आपका कोई भी एग्जामिनेशन है तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है। सो इन्हीं इंपॉर्टेंट जानकारी या फिर हम कहें इन सारी चीजों को जानने के लिए हमारा आज का वीडियो है, जिसमें कि हम करंट एग्रीकल्चर को डिस्कस करेंगे फॉर द मंथ ऑफ फरवरी एंड मार्च 2023। सो दोस्तों, फरवरी एंड मार्च, क्योंकि आप सभी को पता है इस बीच में बहुत सारी न्यूज आई है, इकोनॉमिक सर्वे, देन उसके बाद बजट, देन उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई है। इन सबको हम कोशिश करेंगे कि आज डिस्कस करें। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने फरवरी से। तो आप सभी को पता है जनवरी के एंड में 31 जनवरी 2023 को इकोनॉमिक सर्वे फॉर द ईयर 2022 एंड 23, मतलब जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, या हम कह सकते हैं कि पिछला फाइनेंशियल ईयर था या जो खत्म होने वाला है 31 मार्च को, उसकी रिपोर्ट आई। और साथ ही साथ 1 फरवरी को जो यूनियन बजट है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 24 रिलीज हुआ। तो अगर हम इकोनॉमिक सर्वे का ओवरऑल जिस देखेंगे तो वो यहाँ पे मेंशन है कि कैसी हमारी ग्रोथ है। आप देख सकते हैं 22 एंड 23 में ये 7.0 है, एंड 23 एंड 24 के लिए 6 से 6.8 है। ये जीडीपी ग्रोथ है एट अ कांस्टेंट प्राइसेस एंड परसेंटेज। इसके अलावा अगर आप देखेंगे ग्रोथ रेट रहा जो एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज में, वो ये है 2022 एंड 23 में ये 3.5% रहा है। सो ये सारी चीजें, ये डेटा, ग्रोथ का डेटा, जीडीपी एस्टिमेट्स, ये सारी चीजें हमें कहां से मिलती हैं? जनरली इकोनॉमिक सर्वे से। यहां पे मैं इसको बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि हम इसके लिए सेपरेट वीडियो कर चुके हैं। आप उस वीडियो को स्पेसिफिकली इकोनॉमिक सर्वे फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर और यूनियन बजट फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट जो टेक अवेज थे वो अगर हम डिस्कस करें तो आपको पता है कि एग्रीकल्चर के साथ साथ आज के टाइम पे एलाइड सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है। फसल उत्पादन से ही सारी इनकम होगी फार्मर की, ये कहना बहुत मुश्किल है। इसलिए गवर्नमेंट का भी फोकस है कि जो एलाइड सेक्टर है उनको डेवलप किया जाए, जिसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो केसीसी थी पहले वो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए दी जाती थी, और अब केसीसी एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज के लिए भी दी जाने लगी है। तो मतलब जो फिशरी सेक्टर है, एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर है, उसको भी डेवलप करना है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे जो मेजर कंट्रीब्यूटर टू द एग्रीकल्चर जीवीए है, उसमें क्रॉप सेक्टर जो है, हमारी क्रॉप्स हैं, वो मेजर रोल प्ले करती हैं 55.1। बट अगर यहां पे आप ये ऑब्जर्व करें 2011 एंड 12 से ये कंटिन्यूअसली डिक्लाइनिंग है और लगभग 10% का इसमें डिक्रीज हुआ है। अब अगर एक जगह से कंट्रीब्यूशन कम हुआ है तो डेफिनेटली दूसरी जगह से बड़ा होगा। अब वो कंट्रीब्यूशन बड़ा कहां से? कंट्रीब्यूशन बड़ा अगर आप देखेंगे लाइव स्टॉक से, उसके साथ साथ फॉरेस्ट एंड लॉगिंग से, और उसके साथ साथ फिशिंग एंड एक्वाकल्चर से। तो ये अगर डिक्रीज हो रहा है तो ये इंक्रीज हो रहा है। तो एग्रीकल्चर और ये अलाइड सेक्टर का कंट्रीब्यूशन धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, और ये हम कह सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी अभी अपॉर्चुनिटीज है। इसके अलावा मिलेट मैप ऑफ इंडिया है, यहाँ पे कहा किस स्टेट में कौन कौन से मिलेट्स होते हैं वो यहाँ पे मेंशन किया है। ये इमेजेस हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट करते हैं, तो आप इसको प्रॉपर्ली जूम करके वहां पे देख सकते हैं। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा नीचे लिंक में भी, और साथ ही साथ हमारे एग्रीबी टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहां भी इन सारी चीजों को देख सकते हैं। देन बजट अनाउंस हुआ 1 फरवरी को, जैसा कि हमने डिस्कस किया। अमृत काल का ये
बजट है। अमृतकाल हम किसे कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, ये आप खुद से पूछेगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना याद है इसके बारे में, क्योंकि शुरुआत लास्ट ईयर ही हो चुकी है। विजन क्या है, अपॉर्चुनिटी एंड सिटीजन विद फोकस ऑन द यूथ, ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन, स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरमेंट। उसके साथ साथ अगर हम एग्रीकल्चर को देखेंगे तो गवर्नमेंट ने जो सबसे ज्यादा फोकस किया है वो किया है मिलेट्स के लिए। और मिलेट्स के लिए ही क्यों किया गया, क्योंकि इसको हम इस साल को 2023 को सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, जो कि इंडिया की रिकमेंडेशन के बेसिस पे ही सेलिब्रेट किया जा रहा है। और अगर मैं आपको बताऊं, इस बार जो सबसे बड़ा अनाउंसमेंट हुआ वो यही था कि जो हम न्यूट्री सीरियल्स था, पहले इनको कोर सीरियल कहा जाता था, फिर इसको न्यूट्री सीरियल्स कहा गया, अभी न्यूट्री सीरियल्स को भी रिप्लेस करके गवर्नमेंट ने जो कॉमन नेम दिया है सारे मिलेट्स के लिए वो दिया गया है श्री अन्न। तो श्री अन्न आपको याद रखना है, श्री अन्न। और इंडिया श्री अन्न का या फिर जो मिलेट्स है उसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, हालांकि कंज्यूमर भी हम हैं। इसके अलावा देखेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में कहां पे क्या चीज आएगा, एक बार रिवाइज करें। मैं जैसे आपको पहले बता चुका हूं कि इसको हम डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पे मैंने कुछ कुछ इमेजेस भी ली हैं। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात इसमें कही गई है। हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम श्री अन्न नाम दिया गया। टारगेटेड फंडिंग का क्या मतलब है, जो इंस्टीट्यूशनल फार्म क्रेडिट होता है जो लास्ट ईयर 18.5 लाख करोड़ था, इस साल उसे बढ़ा के 20 लाख करोड़ कर दिया गया है। अब आप कहेंगे सर ये क्या चीज है और ये कितना इंपॉर्टेंट है, आप बता रहे हैं। सो दोस्तों 18.5 लाख करोड़ रुपए का मतलब ये है, और इंस्टीट्यूशनल फार्म क्रेडिट का मतलब ये है कि जो खेती के लिए दिया जाने वाला लोन है थ्रू द इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स के थ्रू, उसके लिए प्रोविजनिंग गवर्नमेंट करती है। तो वो 18.5 लाख करोड़ रुपीस लास्ट ईयर बजट में थे, इस साल ये 20 लाख करोड़ रुपीस की गई है। ये इंटरेस्ट सबवेंशन वाला कंपोनेंट नहीं है, वो डिफरेंट होता है, ये डिफरेंट होता है, उसके लिए एलोकेशन डिफरेंट किया जाता है। कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट ने टारगेट किया है कि 20 लाख करोड़ रुपीस फार्मर्स को फार्मिंग और एलाइड एक्टिविटीज के लिए इंस्टीट्यूशंस की हेल्प से दिए जाएंगे। सेटिंग अप वाइडली अवेलेबल स्टोरेज कैपेसिटी, आप सभी को पता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा फोकस है, चाहे पीकेवीवाई स्कीम हो, सॉरी आरकेवीवाई स्कीम हो, आरकेवीवाई रफ्तार स्कीम है, फुल फॉर्म मुझे कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। इसके साथ साथ एआईएफ है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम, ये सब प्रोसेसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे वर्क करती है। बजट एट अ ग्लांस की अगर हम बात करेंगे तो ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात की गई, और इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या है कि हर व्यक्ति को लेके और उसकी सारी जरूरतों को लेके बजट बनाया गया। जैसे कि 9 करोड़ ड्रिंकिंग वाटर जल जीवन मिशन है, स्वच्छ भारत मिशन है, उज्ज्वला योजना, कोविड वैक्सीनेशन, जनधन बैंक अकाउंट, सुरक्षा बीमा योजना, कैश ट्रांसफर थ्रू डीबीटी फॉर द पीएम किसान स्कीम। आप मुझे एक चीज बताइएगा कि पीएमएसबीवाई प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का प्रीमियम कितना है। ओके, लास्ट ईयर इंक्रीज हुआ था तो बताइएगा कितना है। ओके, तो ये सारी चीजें थी बजट और इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड। हालांकि हमने कहा डिस्कस नहीं करेंगे, बट फिर भी काफी चीजें डिस्कस हो गई। इसके अलावा 10 फरवरी को तो हम देखेंगे तो हमने सेलिब्रेट किया था वर्ल्ड पल्स डे। तो वर्ल्ड पल्स डे मतलब दलहनी फसलों के लिए, और दलहनी फसलों की मैं आपको एक चीज बताऊं कि इंडिया में अगर आप देखेंगे जैसे मध्य प्रदेश लीडिंग प्रोड्यूसर है पल्सेस का, इसके साथ साथ इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है पल्सेस का और कंज्यूमर भी है। और इतना ज्यादा हम प्रोड्यूस करते हैं फिर भी हमें इंपोर्ट करना पड़ता है अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। इसीलिए आप देखेंगे गवर्नमेंट जो भी मिशन लेकर आई है, एनएफएसएम अभी नहीं लेके, मतलब पहले से चल रहा है एनएफएसएम पल्सेस, और सिमिलरली ऑयल सीड्स को फोकस करते हुए एनएफएसएम स्पेसिफिकली फॉर द ऑयल सीड्स, ऑयल पाम के लिए और ऑयल सीड्स के लिए अलग से है। तो 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्स डे सेलिब्रेट किया गया। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। वेटलैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रामसर साइट्स भी इन्हें कहा जाता है। इंडिया में एज ऑफ नाउ 75 रामसर साइट्स हैं। लास्ट ईयर 11 रामसर साइट्स ऐड हुई और इसके बाद ये नंबर 75 बन गया। और जो रीसेंट रामसर साइट्स ऐड हुई हैं उसमें एक जो तमिलनाडु से रामसर साइट ऐड हुई थी वो लास्ट ईयर नाबार्ड के एग्जामिनेशन में पूछी गई थी। आपसे किसी भी तरीके से क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। वेटलैंड रेस्टोरेशन, अल्टीमेटली ये बनते ही वेटलैंड रेस्टोरेशन के लिए हैं, तो इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन कुछ आते हैं हम जो बाकी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने एग्रीकल्चर में कुछ किया स्पेशल। आप देखेंगे कि जो पेप्सिको फाउंडेशन है एंड केयर ने लॉन्च किया, ये याद रखिएगा टैगलाइन कभी कभी पूछ ली जाती है, शी फीड्स द वर्ल्ड प्रोग्राम। शी फीड्स द वर्ल्ड प्रोग्राम एम क्या था, स्ट्रेंथन द रोल ऑफ स्मॉल स्केल विमेन प्रोड्यूसर्स थ्रू द सस्टेनेबल ट्रेनिंग। स्मॉल स्केल विमेन प्रोड्यूसर्स के लिए तो ये क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है जनरली कि विच ऑफ द फॉलोइंग फर्म स्टार्टेड या लॉन्च
शी फीड्स द वर्ल्ड प्रोग्राम। तो ये इस टाइप से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे पतंजलि, जो नागालैंड गवर्नमेंट ने साइन किया एमओयू पतंजलि का फॉर द ऑयल पाम कल्टीवेशन। तो आप देखेंगे ऑयल पाम और ऑयल सीड्स पे गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा फोकस है। हम कह सकते हैं एक टाइप से सनराइज ये सेक्टर भी होता जा रहा है। तो नागालैंड गवर्नमेंट ने ये एमओयू साइन किया पाम ऑयल कल्टीवेशन के पतंजलि के साथ। किसी भी तरीके से ये पूछा जा सकता है, और बहुत लेट होगी तो फिर ये डेफिनेटली नहीं पूछा जाएगा, बट इस टाइप की न्यूज भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद सेकंड एडवांस एस्टीमेट ऑफ फूड ग्रेन रिलीज किया गया। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार बताता चलूं कि जो फूड ग्रेन एडवांस एस्टीमेट्स है इसकी कहानी क्या है। फूड ग्रेन एडवांस एस्टीमेट क्या होते हैं? सरकार बताती है कि साल भर में जो हमारे किसान हैं उन्होंने किस क्रॉप को कितना प्रोड्यूस किया है। तो एक साल में, या हम कहें कि जो एक हमारा एग्रीकल्चर ईयर है जो कि हमारा जुलाई से शुरू होता है एंड जून में एंड होता है। ओके, तो ये एग्रीकल्चर ईयर है, इसमें कितना प्रोडक्शन हुआ है। तो इसके लिए 4 एस्टिमेट्स आते हैं। फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट एक आता है, देन सेकंड एडवांस एस्टिमेट, देन थर्ड, देन फोर्थ। आप देखेंगे जो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट है वो सितंबर एंड या अक्टूबर में आ जाता है, दूसरा फरवरी में आता है, तीसरा मई में, एंड जो फोर्थ एंड फाइनल है वो अगस्त में रिलीज होता है। तो आपके एग्जाम के आसपास जिस भी प्रोडक्शन एस्टिमेट का डेटा हो आपको वो ध्यान रखना है, और उसके साथ साथ लास्ट ईयर का डेटा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जनरली कंपेयर करने में फिर आसानी होती है। तो अभी हम सेकंड एडवांस एस्टिमेट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं अगर आपको जस्ट बताता चलूं कि जो लास्ट ईयर का था 2021 एंड 22 का जो फोर्थ एडवांस एस्टिमेट था वो हमारा अगस्त में आया था, जिसके अकॉर्डिंग हमारा टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन 315 मिलियन टन है। अब आप देखिए कि इस बार जो एडवांस एस्टिमेट आया उसमें जो डेटा था वो मिलियन टन में नहीं था, वो किस में था? लाख टन्स में। ओके, तो यहां पे अब आप समझ ही सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, एक पॉइंट और आगे लग जाएगा। एज पर द सेकंड एडवांस एस्टीमेट टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन कंट्रीज एस्टिमेटेड एज 3235.54 लाख टन, मतलब 3235.54 लाख टन। मैंने अभी आपको बताया लास्ट ईयर 315 मिलियन टन था, तो अगर इसको मिलियन टन में कन्वर्ट करेंगे तो 323 मिलियन टन हो जाएगा। तो लास्ट ईयर से ये इसमें यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला है। सिमिलरली राइस का जो प्रोडक्शन है वो 130.87 मिलियन टन है, या फिर 1308.37 लाख टन। सिमिलरली ऑयल सीड के प्रोडक्शन की बात करेंगे तो 400.01 लाख टन है। ये भी याद रखिएगा लास्ट ईयर से 20.38 लाख टन इंक्रीज हुआ है। अगर मिलियन टन में हम इसकी बात करते हैं तो 40 मिलियन टन, और लास्ट ईयर से 2 मिलियन टन इसमें इंक्रीज हुआ। कॉटन का जो है वो 337.23 लाख टन है। किसी भी एक डिजिट में याद रखिएगा, मिलियन या लाख में, जैसा भी पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग आंसर कीजिएगा। कंफ्यूज मत होइएगा मिलियन टन एंड लाख टन में, क्योंकि अभी ये जस्ट चेंज हुआ है। लास्ट ईयर तक मिलियन टन में डिजिट से अभी लाख टन में है। तो अगर आप आगे लाख टन में ये कंटिन्यू होगा तो फिर लाख टन में स्विच हो जाइएगा। कोई इसमें बहुत बड़ी टेंशन लेने की बात नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखना है बस। टोटल पल्स प्रोडक्शन जो हमारा है वो 278.10 लाख टन है। इसके साथ साथ ये पूरा टेबल है, इसमें आप देख सकते हैं लास्ट ईयर का ये फोर्थ एडवांस एस्टिमेट है 2020 एंड 21 का, 2019 एंड 20 का। तो आप यहाँ पे देखेंगे हमारा जो पैडी प्रोडक्शन है सेकंड एडवांस एस्टिमेट के अकॉर्डिंग, ये पूरा मैंने मिलियन टन में मेंशन किया है, क्योंकि पिछले डेटा भी मिलियन टन में थे, तो इसमें कंपेयर करना आसान रहेगा। 130.83 मिलियन टन, वीट का 112, इसके अलावा आप देखेंगे ज्वार का 4.75, बाजरा का 9.78। सारा यहाँ पे टेबल है, पीडीएफ आप इसका देख सकते हैं। टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन 323, लास्ट ईयर 315, उसके पहले 308, उसके पहले 296.6 मिलियन टन प्रोडक्शन होता था। तो हर साल आप देखेंगे प्रोडक्शन इंक्रीज होता जा रहा है। देन उसके अलावा आप देखेंगे ये भी, जैसे पल्स की हमने बात की, सिमिलरली मिल्क की बात भी है कि इंडिया की जो रैंक है मिल्क प्रोडक्शन में वो फर्स्ट है। अगेन कंडीशन सेम है, हम प्रोड्यूसर भी हैं और कंज्यूमर भी हैं। हम 24% मिल्क प्रोड्यूस करते हैं ग्लोबली, और इस पे जो एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स आया है उस पे भी अभी हमने कुछ दिनों पहले वीडियो बनाई थी, अभी मैं उसको थोड़ा सा समराइज यहाँ पे करूंगा। इसके अलावा जो 13th इंस्टॉलमेंट थी पीएम किसान की वो दी गई गवर्नमेंट द्वारा, तो 13 इंस्टॉलमेंट रिलीज की गई। 8 करोड़ से ज्यादा बेनिफिशियरीज को 16,800 करोड़ रुपीस दिए गए। तो आप ये देख सकते हैं कि टोटल अभी तक जितना दिया गया है पैसा या फिर जितने इंस्टॉलमेंट वो सभी यहाँ पे मेंशन है। कितना अमाउंट डिसबर्स हुआ वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं 2018 एंड 19 से ये इफेक्टिव थी स्कीम। 2019 के बजट में इसको अनाउंस किया गया था। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, और तब से लेके ये अभी तक चलती आ रही है। कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइएगा कि जो पीएम किसान स्कीम है उसमें क्या सारे फार्मर एलिजिबल हैं, या फिर
कोई स्पेशल कैटेगरी है फार्मर की जो इसमें एलिजिबल है? स्मॉल, मार्जिनल, लार्ज, मीडियम, कौन सी कैटेगरी है, कौन सी एलिजिबल नहीं है, ये जरूर बताइएगा। तो इसे मैंने कहा कि एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स रिलीज हुआ, हालांकि ये मार्च में हुआ था। ओके, मैं देख रहा हूँ कि समय भी काफी ज्यादा हो गया है, तो अभी हम इसके बाद इसको एंड करेंगे, फिर आगे सेकंड पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत सारी चीजें ध्यान तो रही या फिर हमने पढ़ी तो सही बट याद नहीं रही, तो इसको अभी इतने में ही रोकेंगे। मिल्क प्रोडक्शन जो हमारा है वो 221.06 मिलियन टन है। हम वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, 24% हम प्रोड्यूस करते हैं। एनुअल ग्रोथ रेट ये है। टॉप 5 मेजर मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट में राजस्थान लीडिंग है, उसके बाद उत्तर प्रदेश। लास्ट ईयर उत्तर प्रदेश था, अभी राजस्थान हो गया। एग प्रोडक्शन में आंध्र प्रदेश। टोटल मीट प्रोडक्शन हमारा 9.29 है। मेजर मीट प्रोड्यूसिंग स्टेट महाराष्ट्र है, ये याद रखिएगा। और मीट प्रोडक्शन जो मैक्सिमम होता है वो पोल्ट्री के थ्रू होता है। मेजर मीट प्रोड्यूसिंग स्टेट। टोटल वूल प्रोडक्शन हमारा 33 है। मेजर वूल प्रोड्यूसिंग स्टेट में भी राजस्थान लीडिंग है। तो मिल्क प्रोडक्शन एंड द वूल प्रोडक्शन में राजस्थान लीडिंग है। एग प्रोडक्शन में आंध्र प्रदेश लीडिंग है और मीट प्रोडक्शन में महाराष्ट्र लीडिंग है। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी मिल्क की 444 ग्राम पर डे है। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ एग की 95 नंबर्स पर एनम, 95 एग्स पर आदमी पर साल अवेलेबिलिटी है और एन एवरेज होता है। तो संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे, इस हिसाब से वो रूल लग नहीं पाएगा। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मीट 6.82 kg पर एनम, क्योंकि हर कोई खाता भी नहीं है। शेयर ऑफ लाइव स्टॉक एट कांस्टेंट प्राइसेस 30.13 है। शेयर ऑफ लाइव स्टॉक एट कांस्टेंट प्राइसेस टोटल जीवीए 4.9% है। डेटा यहां से हम देख सकते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन जीडीपी, ये जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र तोमर जी, यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, उन्होंने पार्लियामेंट में ये बताया और पीआईबी के थ्रू हमें पता चला कि जो शेयर ऑफ जीवीए है एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर का इन द टोटल इकोनॉमी एट करंट प्राइसेस वो 18.3 है। लास्ट ईयर ये 18.8 था, बाद में जो रिवाइज एस्टिमेट आया उसमें 19 हो गया था। और ये कहां से आता है? इट इज अकॉर्डिंग टू द सेकंड एडवांस एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम 2022 एंड 23। तो जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का वो 18.3 है, कांस्टेंट प्राइसेस में देखेंगे तो ये 3.3 है। ओके, देन फार्मर्स की मंथली इनकम, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एज ऑफ नाउ 10,218 है। ये डेटा है 2018 एंड 19 का 77th राउंड, और यही हमारे पास लेटेस्ट है। मिजोरम रैंक फर्स्ट एंड पंजाब रैंक सेकंड इन द कंट्री इन द एवरेज मंथली इनकम पर एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड। तो यहां पे सेशन को रोकते हैं। बाकी आप सभी को पता है एग्जाम भी आपकी प्रिपरेशन किसी भी एग्जामिनेशन के लिए 50% फास्टर करता है। मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट कीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर मॉक टेस्ट आपको हमारी वेबसाइट पे फ्री मिल जाएंगे, जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ये वीडियोस मिलती रहे। इसके अलावा चाहे आपका कोई सा भी एग्जामिनेशन है, स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी क्रिप्को एफआरटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो हमारे एएफओ के कोर्स में ही हमने सारा मटेरियल प्रोवाइड किया है। वो बिल्कुल फ्री है, उसमें कोई एडिशनल चार्जेस नहीं है। मतलब हमारा जो एएफओ का कोर्स है उसी में हम सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर देते हैं। इसके अलावा आप जितने भी स्टूडेंट्स नाबार्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या किसी भी एग्जामिनेशन के प्रिपेयर कर रहे हैं, ये तो इंपॉर्टेंट था ही, पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट देना ना भूलें। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।